75 और 30 टोटल हो जाते हैं 100 नंबर। इन 65 क्वेश्चंस में आपको 15 क्वेश्चन कोर मिलेंगे एप्टी के। 10 क्वेश्चन मिलते हैं, मार्क्स 15 रहेंगे। 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कोर एप्टी के। और इन 10 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क के, और 5 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स के। पता चल रहा है? ये वाला जो सेक्शन है, ये एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, इस तरीके से। तो अगर मैं टोटल बनाऊं तो 1 नंबर के 5 क्वेश्चन, तो फिर 5 मार्क्स हो गए। 2 नंबर के 10 क्वेश्चन, तो फिर 10 मार्क्स हो गए। और अगर मैं टोटल कहूं तो कितने मार्क्स हो जाएंगे? ऐसा। तो आपके एग्जाम में टोटल 15 नंबर का एप्टीट्यूड आएगा, इस तरीके से बटा हुआ। सेट है। इसमें से जो अराउंड 8 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन मान लीजिए, वो डिपेंड करता है कि कितने 1 नंबर के ले रहा है, कितने 2 नंबर के ले रहा है। 6 से 8 क्वेश्चन आपको मैथ्स मिलेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन का नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन मार्क्स फॉर श्योर रहेगा 12 मार्क्स। ठीक है, 12 से 13 आप मान के चलिए। तो 12 से 13 नंबर यहां लिख देता हूं। 12 से 13 नंबर आपको मिलेगा मैथ्स का। तो अगर अब मैं टोटल जोड़ूं तो यहाँ पर 15 नंबर, और वहां पर 12 से 13, 13 अधिकतम जाता है, उसे पार नहीं करते। ऐसा कह देते हैं लोग कि 13 नंबर, 15 नंबर का मैथ से 15 नंबर का इंजन एप्टीट्यूड है। ऐसा नहीं होता। 13 नंबर अधिकतम वो पूछता है, 13 इधर 15 इधर। आप ओवरऑल मैक्स अगर मैं बोलूं तो होता है 28 मार्क्स। 15 इधर का, 13 इधर का, मैक्स। किन दो सेक्शन में बढ़ गया? एप्टी प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक, इन दो सेक्शन में बढ़ गया। जो बच गया, जो बच गया वो आपका होता है कोर टेक्निकल, जिसमें आप डीबीएमएस और डिजिटल वगैरह बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। ये एप्टीट्यूड, बेसिकली ये पूरा का पूरा गेट एग्जाम, ये इस तरीके के 3 सेक्शंस में बटा हुआ रहेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर ना हम लोग को ये ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर मैं एप्टीट्यूड पढ़ूं क्यों। मतलब अगर मैं देखूं फॉर्मली तो 28 ही तो नंबर है, और वो अगर मैं 28 नंबर हटा दूं तो यहाँ पर मेरे पास 72 नंबर जुड़ते हैं मेरे टेक्निकल के लिए। पता चल रहा है? 72, 13, और ये रखता है 15। टोटल जोड़ता हूँ तो 100 नंबर का पेपर बन जाता है। तो टेक्निकल में मेरे पास कोर 72 नंबर है, मैथ्स में मेरे पास 13 नंबर है, एप्टी में मेरे पास 15 नंबर है। ये 3 सेक्शन बने हुए हैं। तब सवाल यहाँ पे बनता है कि मैं एप्टी और मैथ्स पढूं क्यों? क्या जरूरत है मेरे को पढ़ने की? 72 नंबर तो वहां दिख रहे हैं मुझे। लेकिन होगा क्या दरअसल आपके एग्जाम में, कि वो जो 72 मार्क्स है ना, उसमें ना आपसे करवाएंगे फुल एक्सपेरिमेंट। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपका डीप नॉलेज चेक करेंगे, क्योंकि गेट है ही एक टेक्निकल एग्जाम। क्या करें? गेट नॉन टेक एग्जाम नहीं है, गेट टेक्निकल एग्जाम है। अब उसने रखा ही है टेक्निकल एग्जाम, तो ये वाले टेक्निकल सेक्शन में वो आपके साथ जितना चाहे उतना डीप डाइव कर सकता है, और जितना चाहे आपके साथ डीप में जाकर कंसेप्ट के साथ खेल कूद मचा सकता है। ये उसको छूट है पूरी। तो क्या होता है, वो जो 72 नंबर का जो सेक्शन रहता है ना, वो मांगता है भारी एफर्ट। थोड़ा मोड़ा एफर्ट नहीं मांगेगा, भारी एफर्ट मांगेगा। उसके लिए आपको जेन्युइनली साल भर डेडिकेटली 10 चीजें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाना पड़ेगा। आप उसमें लैग नहीं हो सकते। देयर इज नो चांस ऑफ इट। 72 मार्क्स में मैक्सिमम जो लोग गेन कर पाते हैं, मतलब जो टॉपर्स भी आते हैं, वो 50 नंबर। अधिकतम एकदम बहुत पढ़े थे अपन लोग, 55 नंबर। ये मैक्स जाता है। किसी दिन किसी टाइम अगर पेपर आसान हो गया तो बहुत एकदम 100 में से 1 बार 60 नंबर अधिकतम जाता है। 100 में से लेकिन 1 बार ऐसा होता है। तो इसमें जो लोग मैक्सिमम गेन करते हैं, जो टॉपर्स का नंबर बता रहा हूँ, वो रहेगा 50, 55।
इन 72 में से जो वो गेनिंग नंबर रहने वाला है। तो अगर तुम ये सोचो कि अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पर फोकस बनाया, बाकी सेक्शंस को अगर प्रॉपर इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो वैसे ही उसमें सारी चीजें थोड़ी सी टफ लेवल पर होंगी, जिसमें टॉपर जो होते हैं 50-55 नंबर लेकर आते हैं, अधिकतम एकदम 60, 72। वो गेट वाले चाहते ही नहीं कि तुम पूरे क्वेश्चन बनाओ, वो चाहेंगे कि तुम क्वेश्चन को छोड़ना भी सीखो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे डालेंगे जिसको तुम्हें वहां छोड़ना पड़ेगा। तुम अगर ये सोच के बैठोगे पेपर में कि मेरे को 100 में 100 टिक करना है, 100 में 100 नंबर लेकर आने हैं, मतलब ऐसा गेट एग्जाम फोड़ूंगा कि अगले साल से होना ही बंद हो जाएगा, तो फिर उस तरीके से ना गेट एग्जाम चाहता नहीं कि तुम फोड़ो, वो अगले साल फिर करवाना चाहता है। तो तुमको वो दोनों कला सिखाएगा। पहला, कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, और कब क्वेश्चन को स्किप किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक जो डिसेंट नंबर है अभी तक जो मैंने देखा है अपने अनुभव में, 50 से 55 नंबर लोग हिट कर लेते हैं। इन सेक्शंस पर अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ये 50 से 55 आपको देता है, और अगर मैं आपको ओवरऑल 100 में दिखाऊं तो 100 में होते हैं 50 नंबर, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर था। 50 से 55 आपने इसमें गेन कर लिया। 50 नंबर से रैंक उतनी बेहतर नहीं जनरेट होती, एक एवरेज रैंक जनरेट होती है। एवरेज रैंक जनरेट होने का मतलब यह है कि आपको एनआईटीज मिल सकते हैं, लेकिन ये एनआईटी तो सर मैं बिना क्लास के भी ले सकता था। क्या जरूरत थी मेरे को यहाँ पे एडमिशन लेने की? मतलब तुम एक अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो, और उसके बाद भी अगर तुमने एनआईटी ही हिट किया, तो क्या ही तुमने एनवायरनमेंट का फायदा लिया? तो एनआईटी के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, साफ शब्दों में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा लक्ष्य एनआईटी है, मिल जाए मेरा जीवन सेट सेट है एकदम, तो वो आप घर पे आराम से कर सकते हो स्वयं। उसमें आपको हमारी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग यहाँ पर हैं बेसिकली टॉप आईआईटीज के लिए, टू बी क्लियर, वेरी मच क्लियर। हम अगर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, सुबह 7-7 बजे अगर आपकी क्लास होती है और डेली बेसिस पर होती है, एक सिस्टमेटिक वे में होती है, और समय से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, प्रॉपर टेस्ट ली जाती है, और उन टेस्ट के साथ आपको एनालिसिस करवाया जाता है, सारे डाउट पर डिस्कस किया जाता है, हर एक मोड पर जहां जहां आपको गाइडेंस की जरूरत होती है हम अवेलेबिलिटी रखते हैं अपनी। तो सिर्फ इसलिए नहीं रख रहे हैं कि आपको किसी तरीके से एनआईटी दिलवा दे, वो आप ऐसे भी ले लोगे। हम मेहनत कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, आईआईटी चाहिए। तो मैंने अभी ना क्लास शुरू नहीं की है, और मैं आपको ना पहले ही दिन पर अपना एक क्लियर विजन बता रहा हूँ। अगर मैं आप बच्चों से बात कर रहा हूँ और मैं आपके साथ समय स्पेंड कर रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट पर, तो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है बिकॉज हमें क्या टारगेट करना है? लग रहा है मुझे ही जाना है, आईआईटी टारगेट करना है। ठीक है। और और थोड़ा सा पुश किया खुद को, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, आईआईएससी बेंगलुरु का। आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलुरु बहुत अच्छी प्लेसेस है, जहां आप अपने कैरियर पर एक अच्छा जंप देखोगे। अब होगा ये कि ना आपको आईआईटी जाने के लिए जरूरत पड़ेगी इन दो सब्जेक्ट की, एक होगा मैथ्स और दूसरा होगा एप्टी। एनआईटी वो आपको पहुंचा देगा। इन दोनों को भूल जाओ, छोड़ दो इसको, उसको पकड़ो, एनआईटी पहुंच जाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि अपने को आईआईटी जाना है, तो ये दोनों आपकी मदद करते हैं। अब इसमें ये मदद कैसे करेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। एप्टीट्यूड में जो अच्छे जो रैंक जनरेट करते हैं, वो 15 में से 15 ही लाते हैं, ला सकते हैं। मैथ्स में जो अच्छी रैंक जनरेट करते हैं, वो 13 में से 10 से 12 मिनिमम लाते ही लाते हैं। चलो मैं एकदम मिनिमम लेता हूँ इसमें, ठीक है। मान लो 15 नहीं लाया होगा, 10 लाया होगा, 10, 10 से 12 इसका मान लेता हूँ, उधर भी 10 मान लेता हूँ। 10 इधर का, 12 इधर का, 22 नंबर हो जाता है। और वहां से अगर तुमने 50 निकाला था, तो 50 और 22, 22 मिनिमम है ना, मतलब ये तुम्हारे एफर्ट पर है, अगर तुम थोड़ा सा खुद को पुश करोगे तो ये और भी बढ़ेगा। तो टोटल हो जाते हैं हमारे पास 72 नंबर। और ये 72 नंबर आपको किसी भी आईआईटी में पहुंचाने के लिए काफी होते हैं। किसी भी आईआईटी आप चुनोगे अपने मन से कि मेरे को ये वाला पसंद आ रहा है, वो वाला नहीं आया था। तो ये जो सब्जेक्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना बच्चे, ये सिर्फ इसलिए जनरेट कर रहे हैं ताकि आपकी रैंक जनरेट हो सके। आप अगर इस वाले सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा भी ग्रांटेड हुए
क्योंकि जनरली इंजीनियरिंग हमारा बैकग्राउंड है तो हम इस तरीके से ही ग्रांटेड होते हैं। हम लोग ये सोचते हैं एप्टीट्यूड है, मैं तो कर ही लूंगा। उन्हें भी पता है एप्टीट्यूड है, आप कर ही लोगे। फिर भी वो एग्जामिनर हर साल 15 नंबर एप्टीट्यूड डाल डाल के दे रहा है। तुम्हें इस वाली बात को समझना पड़ेगा। तो उसको तो पता था एप्टीट्यूड है तुम कर ही लोगे, फिर भी क्यों दिए जा रहे हैं 15 15 नंबर उठा उठा के? वो इसलिए नहीं दे रहा है आपको कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसे पता है आप कर लोगे। वो इसलिए दे रहा है कि आप कितनी जल्दी कर सकेंगे। उसे पता है आप सही रास्ता चुन लोगे। वो ये देखना चाहता है कि आप वो सही रास्ता कितनी जल्दी चुनते हो। अब यहाँ पर मेंटेलिटी का फर्क हो जाता है। उसने ये सोचा था कि आप इसे जल्दी निपटाओगे, आप लेकर बैठ गए आज इसको निपटाऊंगा। 3 घंटे जो मिले थे बनाए थे एप्टी। बाकी बाकी के लिए सर थोड़ा सा समय कम मिला, क्वेश्चन टफ आया था। तो ये वाला सिनेरियो नहीं फेस करना है हम लोग को। हमको एप्टी बनाना है, लेकिन गिवन टाइम में बनाना है। ये इंपॉर्टेंट है। एप्टी तुम बना लोगे, लेकिन तुम्हें इस वाली बात का ध्यान रखना है कि पेपर में सिर्फ एप्टी बनाने थोड़ी गया था। मेरे पास दूसरे भी सेक्शन से जो मुझे हिट करने चाहिए थे। आपको बात आ रही है पकड़ में? तो यहाँ पर ना एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पर जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो मुख्य रूप से करूंगा ट्रिक्स। अगर आप एप्टीट्यूड में ट्रिक नहीं सीखते हैं, अगर आप एप्टीट्यूड में ट्रिक्स पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर ये समझिए कि एप्टीट्यूड में जो बाकी जो सेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे। आज वाली क्लास में हम लोग इस वाली बात को महसूस करेंगे कि एप्टीट्यूड बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा जल्दी बनाना इंपॉर्टेंट है। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि मेरे पास अदर सेक्शंस भी हैं। मैं सिर्फ उसमें अपना एक जीवन नहीं बिता सकता। आइडिया क्लियर है मेरा? ठीक है। उसके अलावा जब हम लोग मैथ्स पर बात करेंगे, जब हम लोग का मैथ्स वाला सेक्शन शुरू होगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स में वो जो 12 से 13 नंबर पूछता है उसमें किन किन टॉपिक्स पर कवरेज मिलता है। तो मैथ्स पर अभी मैं बेसिक डिटेल पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं एप्टी पर बेसिक डिटेल पर डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मैंने क्लास शुरू करने के पहले आपको ये बताया कि किस किस तरीके से गेट एग्जाम सिनेरियो डिवाइड करके रखता है, ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि आखिर हम जो काम करने वाले हैं क्यों करने वाले हैं, उसका पर्पस क्या है। तो मैं आपके साथ काम सिर्फ इसलिए करने वाला हूँ ताकि मैं आपकी रैंक जनरेट करवा सकूं। यहाँ से आपको मिलेगी स्पीड, यहाँ से आपको मिलेगा पुश, वहां से आपको मिलेंगे कंसेप्ट। तो टेक्निकल वाले सेक्शन से आप जितना हो सके उतना डीप डाइव कीजिए, जितना हो सके उतने कंसेप्ट उठाइए। एप्टी और मैथ्स वाले सेक्शन से फटाफट ट्रिक सीखिए और रैंक जनरेट कीजिए। आइडिया क्लियर हो गया? एप्टी और मैथ्स को ग्रांटेड लेना मतलब कि अपनी अच्छी खासी स्किल को, जिसको आप रैंक बनाकर सामने प्रेजेंट कर सकते थे, वेस्ट करना है। साफ शब्दों में, अगर आपके पास रैंक नहीं है और आपके पास टेक्निकल का कितना ही नॉलेज है, बेकार है। किसी को नहीं पड़ा है कि आपके पास कितनी टेक्निकल स्किल है। किसी को नहीं फर्क पड़ता उस बात से। सबको इस बात से फर्क पड़ेगा कि आपकी गेट में रैंक कितनी आई है। जितनी रैंक आई है उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। बॉटम लाइन, आपके बाजू वाला उससे ज्यादा ही अच्छा टेक्निकल क्यों ना जानता हो, आपसे बहुत अच्छा क्यों ना क्वेश्चन वगैरह कोडिंग वगैरह कर लेता हो, और सर्टिफिकेट की रैंक नहीं है, मानो कुछ नहीं है। एक थोड़ा सा और दूसरे सिनेरियो पर आपको लेके जा रहा हूँ कि ये सही समय क्यों है गेट पर ध्यान देने का, ताकि आपको उस बात का भी एहसास हो। समय के साथ होता यह है कि ना हम लोग काम तो शुरू करते हैं बहुत दिल से और भारी जोश से। होता यह है कि फिर जैसे जैसे समय बीतता है वो जोश क्या होने लगता है? ठंडा होने लगता है। वो जो अंगारा था वो बुझने लगता है। आपको ना इस वाली बात को थोड़ा सा ना समय पर ध्यान देना चाहिए, इस वाले रियल सिनेरियो पर। कि होगा ये कि ना जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपके कॉलेजेस वगैरह में ना कंपनी वगैरह विजिट करेंगी। आप अगर अभी 5th सेम में होगे तो छठे और 7वें सेम में, और आप अगर अभी लेट से 4th सेम में होगे तो नेक्स्ट वाले ही एक सेम को छोड़कर, मतलब छठे से 7वें सेम के बीच में आपके कॉलेज में कंपनी विजिट करती है। 7वें सेम के एंड तक हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंपनी में बहुत अच्छे अच्छे से पैकेज पर ज्वाइन हो जाते हैं। आपको ना उस वक्त थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रखकर अपने गोल पर क्लियरली फोकस किया ना, तो आप भी थोड़े कम अच्छे पैकेज पर कहीं ना कहीं एक अच्छे एनआईटी से अपॉइंट हो जाओगे। जॉब सबको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई गेट नहीं कर रहा है तो उसको नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई गेट कर रहा है तो उसी को मिलेगी।
जॉब सबको मिलेगी। अब लेकिन यहाँ पर आएगा फर्क। किस चीज का फर्क आएगा? वो आएगा एक कैरियर के स्टार्ट का। जब आपके कोई भी कलीग सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग करके किसी भी जॉब पर जाते हैं तो उन्हें जॉब मिलती है ट्रेनी की। ट्रेनी वो इंसान होता है जो काम सीखना शुरू कर रहा होता है, और उस मोड़ पर उन्हें उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी में नहीं दी जाती है। 1-2 साल तक जब उसे एक्सपीरियंस आता है तो उसे काम मिलना चालू होता है। और कंपनी में जो इंटरनल ग्रोथ होती है वो 10% की होती है। मान लो अगर आपका कोई फ्रेंड, जैसे उदाहरण के लिए जो टीसीएस है, उसका किसी एक जमाने से बेहतरीन पैकेज चल रहा है 3.48, 3.78, बहुत मन किया तो वो 4 लाख का अमाउंट देती है। लेकिन सवाल यह है कहाँ देती है? वो देती है पुणे, बेंगलोर या फिर नोएडा, इन सारी जगह पर। वहां पर आपको रेंट ही पड़ेगा 25,000 रुपये। मतलब सिर्फ रहोगे तो नहीं, खाओगे भी वगैरह, कुछ महीने हैंडल करोगे। तो अब सब कुछ मिला के एक एवरेज नंबर मान लो 25,000 रुपीज। 4 लाख के हिसाब से अगर मैं सैलरी बनाता हूँ तो टैक्स वगैरह कट के आते ही हैं 30-35 हजार रुपए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी दिन ऐसा मन किया कि नीचे से आज नाश्ता अच्छा खाना है, ब्रेड ऑमलेट चाहिए, अंडे ले आता हूँ, तो उस दिन भी सोचना पड़ेगा कि सैलरी आई है कि नहीं आई है। जॉब आपको मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या आपने कैरियर को वो जंप स्टार्ट दिया जो आप दे सकते थे, कि सिर्फ जॉब के पीछे भागे? दूसरी वाली बात यह कि मैंने इस वाली बात पर पहले भी डिस्कस किया था, और आपने भी लेटेस्ट न्यूज़ सुनी ही होगी कि हमारे समय में, इस समय पर, पहले नहीं था ऐसा, इस समय पर अभी एआई लॉन्च हो गए हैं। और एआई इस हद तक लॉन्च हो गए हैं कि वो सारी कोडिंग स्वयं कर लेते हैं। इवन अभी भी इस वाले सिनेरियो पर जो एक्सपीरियंस कोडर है वो चैट जीपीटी वगैरह यूज करके जो कोड मिलता है उसी को सिर्फ टेस्ट करते हैं। और जो डाविन जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कोड लिखकर भी दे देता है। तब होगा ये कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पर बेस्ड रहे तो अब ये चीज जो है ग्रूम करेगी, अपना लेवल थोड़ा बढ़ाएगी। ऑब्वियसली बढ़ाना है इसको। और जब ये चीज अपना लेवल बढ़ाएगी तो इस समय पर अगर जरूरत ही नहीं रही कोडिंग की, सोचो, और उस कोडिंग पर ही आप जॉब निकल लेने के लिए निकले, सोचो, तो कौन आपको जॉब दे रहा है? मैंने एक अभी हाल ही में न्यूज़ पढ़ी थी कि अगर आप एआई स्पेशलिस्ट हैं तो मार्क जुकरबर्ग साहब आपको खुद ईमेल करते हैं एक प्रॉपर पोजीशन और एक प्रॉपर पैकेज के साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन वो खुद ईमेल कब करते हैं? जब आप एक एआई स्पेशलिस्ट होते हैं। एआई स्पेशलिस्ट हम कैसे बन सकते हैं? जब थोड़ा हमारा कोडिंग को लेकर सिर्फ कोडिंग करने तक की नहीं, उसमें रिसर्च तक की स्किल हो। और कहीं ना कहीं ये रिसर्च तक की जो स्किल है, ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है कौन सा एग्जाम? गेट एग्जाम। इसमें आपको टेक्निकल डीप डाइव करने को मिलेगा। और जब आप एमटेक कर रहे होंगे तो आप सिर्फ कोड लिख नहीं रहे होंगे, किसी एक नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं ये वाली जो चीज है, ये अभी आगे जरूरत पड़ने वाली है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मेरी सलाह आप बच्चों को ये है कि अगर हम में से किसी के माइंड में ऐसा पॉइंट है कि अगर मुझे ना सिर्फ कंपनी में, कॉलेज में कैंपस चाहिए किसी भी तरीके से, और मुझे अगर कैंपस मिल जाता है तो फिर मैं एक शुरुआत ले लूंगा, फिर वहां पर मेरे को एक्सपीरियंस मिलते मिलते मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वो अच्छी सोच है, उसमें कोई सोच गलत नहीं है। दिक्कत यह है कि सोच पुरानी हो गई है। पहले लोग ऐसा करते थे। तुम्हारे जितने भी सीनियर्स होंगे तुम उनसे बात करोगे तो वो लोग ऐसा ही करते थे। उसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छा करते थे वो। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम्हारे लिए चीजें बदल गई है। उनके समय में जो चीज अच्छी थी जरूरी नहीं है कि तुम्हारे समय में भी वही चीज अच्छी हो। तुम्हें अपने समय के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। अरे ये बात पकड़ में। तो मैं आपसे ना अभी इसलिए ना इतनी सारी बातें डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या मैं जब तुम्हारी जगह था तो मैंने क्या किया, तब तुम्हें वो बता रहा हूँ मैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये जो मेरा इंजीनियरिंग वाला जो टाइम है ना, इसमें मैं भारी यूटिलाइज करता। कहने का अर्थ ये है कि आपने इस वाली बात को महसूस किया होगा कि आप जब 11th 12th में होगे ना, तो आपको ना बहुत पढ़ना पड़ता होगा। मतलब एक एक सब्जेक्ट में 30-30 चैप्टर होते थे, 30 चैप्टर्स।
अब एक बार जाके 11 12 की बुक पलट के देखिएगा, याद आएगा आपको। 30 30 चैप्टर होते थे, 5 5 सब्जेक्ट होते थे। अभी भी 5 ही सब्जेक्ट है, लेकिन चैप्टर हो गए 5। एक चैप्टर में, एक सब्जेक्ट में हमको 5 यूनिट होती है, 30 नहीं होती है। और उसमें भी जब आप स्कूल टाइम में जब पेपर देते होगे, थोड़ा सा याद करो, आपको ना कोई भी क्वेश्चन किसी भी यूनिट से किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता था। अभी कैसे होता है, लिखता है यूनिट 1, उसमें से आपको एक क्वेश्चन देगा 2 नंबर का, और बाकी के 3 क्वेश्चन देगा 8 या 5 नंबर का, आपके हिसाब से भी चेंज हुआ होगा। तो यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 करके सर से पेपर सेट करते हैं। तो आपने ना महसूस कर लिया होगा इंजीनियरिंग में आते आते कि यार ये तो आसान है पहले से यार, इससे टफ मैं कर चुका हूँ। लेकिन आपने ये वाली बात नहीं महसूस करी, ये बात तो वो भी जानता होगा कि आप इससे टफ कर चुके हो और टफर देना चाहिए था, मैं इजी दे दे रहा हूँ। ये बात तो भी जानता होगा। लेकिन आपने सोचा नहीं ना कि अगर वो इजी दे रहा है इंजीनियरिंग वाला पेपर, तो क्यों दे रहा है। वो इसलिए थोड़ी दे रहा था कि सिर्फ और सिर्फ आप इंजीनियरिंग किसी तरीके से निकाल के बताओ कि भैया मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो गई है। उसे पता था आप कर लोगे इंजीनियरिंग। वो ये देखना चाह रहा था कि उसके अलावा आप क्या किए। पॉइंट आ रहा है आपको समझ में। वो जानबूझकर आपको समय देते हैं इंजीनियरिंग में, जानबूझकर। और ये जो समय आपको मिलता है इंजीनियरिंग के समय पर, इस समय पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग कुछ और ऑप्शन देख रहे होते हैं। किसी कैफे चले गए, बैठ के मोबाइल चला लिए, जो रील मिली दूसरे को भेज भी दिए, उसने जो भेजा वो भी हम देख लिए, वो भी हम भेज दिए। ये सब करने के लिए हम लोग जो है, जो एक्स्ट्रा समय उसने दिया था, हम लोग खर्च कर देते हैं। लेकिन तुम समझो ना, ये जो तुम कर रहे हो, क्या वो लोग कर रहे होते हैं जो अपने कैरियर को लेकर ज्यादा फोकस्ड होते हैं, या फिर जिनके लिए हम सोच रहे होते हैं कि यार इसकी इतनी अच्छी रैंक लगी, या फिर ये इतने अच्छे पैकेज पर है, क्या वो लोग ने भी ये काम किया था क्या। अगर वो लोग ने काम किया होता तो बच्चे लोग वो आज यही होते। पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो आपको इंजीनियरिंग में जो समय दे रहे हैं ना, वो जानबूझ कर दे रहे हैं। आपको यूं ही नहीं समय मिल रहा है। और आपको जो चीजें आसान करके दी गई हैं, इसलिए नहीं दी गई हैं कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्या पता दिक्कत हो जाए। कोरोना टाइम के ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देने के लिए, थोड़ा सा अदर एक्टिविटीज में फोकस करने के लिए ये समय दिया गया। और आपके सफिशिएंट समय है भी यार। पॉइंट है आपको समझ में। तो अभी ना ये ना, इस कोर्स की ना शुरुआती दौर है। अप्रैल वाला तो महीना चल रहा है, अगले साल फरवरी में पेपर होगा। और जितना समय है, मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो अभी 6th या 7th सेमेस्टर में हो, तो अभी जितना समय है 8 महीने का, मेरे समझ से ये गेट एग्जाम के लिए इनफ है। और जिन बच्चों का भी मतलब 5वां या 6ठा सेमेस्टर होगा, तो शायद आपको ये बात ख्याल होगी कि गेट का जो स्कोर कार्ड है वो मेरा ख्याल है 3 साल के लिए वैलिड हो गया है। तो अगर आप मान लो इसी साल अगर निकाल लेते हो, तो इससे आपको एक पुश मिल जाएगा कि जो अगला वाला जो साल होगा आपके पास इंजीनियरिंग का, उसमें आप और भी ज्यादा चीजों पर ग्रो कर सकते हो। यू विल गेट अ टाइम, अगर आप इसी साल थोड़ा सा फोकस देकर ये काम कर लिए तो। और अगर मान लो अगर इस साल फॉर एग्जांपल आपने एक डिसेंट रैंक अचीव कर ली, तो जब अपने फाइनल ईयर में पेपर दोगे, तो फिर आप और भी अच्छी रैंक जनरेट कर सकोगे। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों तरह के मेरे पास ऑडियंस है। कोई बच्चे ऐसे होंगे जो प्री फाइनल ईयर में होंगे, कोई बच्चे ऐसे होंगे जो भी फाइनल ईयर में होंगे। तो दोनों के लिए मेरी सलाह ये है कि दिस इज अ गोल्डन चांस। वो सपना जो आपने देखा था, आप उसे जी सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है, यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आप सही जगह पर और सही समय पर हैं। ये होना बहुत रेयर होता है, हो रहा है आपके साथ। 2 3 चीजें ना आगे चलकर आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी। पहले चीज ये आपको परेशान करेगी कि आपके मन में ना ऐसे भाव आएंगे कि यार सुबह की क्लास है और वो भी संडे है। तो मेरी सलाह ये है कि जो बच्चे लोग रिकॉर्डिंग 20 वाले लेक्चर की देख रहे होंगे, तो आप क्या ये सोचेंगे कि मेरे को ना रिकॉर्डिंग मिल जाती है, या फिर मेरे को अपने दोस्त से नोट्स मिल जाएंगे, या फिर एप्टी ही तो है मैं कर लूंगा। अब यहां से इस वाली सोच से चीजें बिगड़ना चालू हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ आप बच्चों को फर्स्ट डे में चीजें क्लियर करना। वो ये है कि थोड़ा बहुत पुश लगेगा, संडे को सुबह की 7 बजे वाली क्लास को अटेंड करने में थोड़ा बहुत पुश लगेगा। लेकिन आपको बदले में क्या मिलेगा, आप ये वाली बात जान लो। बदले में, क्योंकि मैं इस वाली बात को जानता हूं कि आपके पास ऑलरेडी एक सेक्शन है टेक्निकल का, जिसमें थोड़ा आपको डीप डाइव करना पड़ता है। तो मैं ये करूंगा कि आपको क्लास में ही सारा का सारा ये एप्टी और मैथ्स के जितने भी वैरायटी वाले क्वेश्चन होंगे,
जितने भी गेट में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, जितने भी गेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे, करवा दूंगा। तो मैं आपको इस बात का कॉन्फिडेंस दूंगा कि अगर आपने शिद्दत से, दिल से एप्टी में अगर मेरे साथ पढ़ाई करी ना, तो आपको फिर घर जाके एप्टी बनाने की जरूरत नहीं है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो घर जाके हम लोग क्या करेंगे सर? भेजेंगे क्या? नहीं। आप क्या करेंगे? इस पर ध्यान लगाएंगे और बहुत आराम से हर संडे, एवरी संडे, अभी 7 से 9 रखी है मैंने क्लास, थोड़ा बहुत आप बच्चे लोग पहले सेटअप हो जाए, फिर उसके बाद हम थोड़ा 7 से 10 करेंगे टाइमिंग को। और हर संडे आपकी एफटी और मैथ्स की फिक्स क्लासेस चलेंगी। मैथ्स थोड़ा समय से हम शुरू करते हैं, एफटी की सिलेबस थोड़ा बड़ा है इसलिए जल्दी शुरू कर लिया जाता है। आपके दिवाली होने के पहले पहले हम यहाँ पर अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस साल की जो दिवाली की जो डेट होगी ना, वो आप देख लीजिएगा घर जाके। उस डेट के पहले पहले हम अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दिवाली यूजुअली अक्टूबर या नवंबर के महीने में होती है। आपको उसके बाद जब मेरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, तो दिसंबर और जनवरी का पूरा महीना मिलेगा। दिसंबर और जनवरी के महीने में आप दिल लगाकर जितनी चाहो उतनी प्रैक्टिस, जितनी चाहो उतनी टेस्ट दे सकोगे। फरवरी वाले महीने में, क्योंकि पहले या दूसरे हफ्ते में ही पेपर होता है, यूजुअली दूसरे हफ्ते में हो जाता है, तो फरवरी के महीने में आप जितना भी नोट्स बनाए होगे उसे रिवाइज करोगे और पेपर अटेम्प्ट करोगे। ये स्ट्रेटजी होगी। अब होगा ये कि अगर आपने बीच में ना मेरा साथ छोड़ा, अगर आपने बीच में ये सोचा कि मुझे ना घर जाना है क्योंकि बहुत दिन हो गए घर वालों से मिला नहीं हूं, हम लोग जाते हैं इस वाले शौक से घर, फिर घर जाते हैं, जैसे एक आध दिन वहां पे रहते हैं, फिर घर वाले बोलते हैं जाता क्यों नहीं तू यहाँ से? तो हम शौक से उनसे गए थे पहुंचने के लिए, और फिर वो चाह रहे होते हैं कि जाओ जाके पढ़ाई वढ़ाई करो यार, कितना ही समय और घर पे बिताओगे। तो वो हमें चाह रहे होते हैं कि जाएं हम, क्लास अटेंड करें। हमारे घर वाले चाहते हैं कि हम क्लास अटेंड करें, हम क्लास में चाहते हैं कि हम घर जाएं। आखिर हम चाहते क्या है? आपको इस वाली बात को समझना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत अगर आप सेक्रीफाइस करके क्लास पर अगर फोकस करते हो, तो बदले में आपको मिलेगी एक लिबर्टी। लिबर्टी है फुल फ्रीडम फ्रॉम एप्टी एंड मैथ्स। वो मैं आपको फ्रीडम पूरी दूंगा, और जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे मैं आपको सारे ही क्लास में करवा दूंगा, सारे ही। वो सिर्फ तब हो पाएंगे आपके मेरे समय के साथ, जब आप थोड़ा सा ना फर्स्ट डे से थोड़ा कॉशियस होकर, सिंसियर होकर पढ़ाई करेंगे। और आपका भिलाई में होने का ना सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, अब जैसे जो बच्चे लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से कंटेंट को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे तरीके से टेबल और चेयर पर बैठकर चीजों को हैंडल कर रहे होंगे। लेकिन ये अब उनकी ड्यूटी हो गई है कि वो कंटेंट को सिंसेरिटी के साथ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी तरीके से अपनी बॉडी को उठाकर यहाँ पर रख देते हो, तो बस ये अब मेरी ड्यूटी है कि तुम्हारे दिमाग में किस तरीके से एकदम ड्रिल करके ये कंटेंट डालना है। उसके लिए आप फ्री हो। तो आपको फिर उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आप किसी तरीके से अपनी बॉडी को यहाँ ला के रख देते हो तो। ये आपके उस भिलाई में होने की लिबर्टी है, क्योंकि मैं आपको ना यहाँ वन टू वन देख पा रहा हूँ, मैं आपके एक्सप्रेशंस को नोट कर पा रहा हूँ और आपके एक्सप्रेशन के हिसाब से आने वाले क्वेश्चंस को डिलीवर कर पा रहा हूँ। कहीं अगर ऐसी चीज जहां पर आपको कष्ट हो रहा होगा, वहीं आपकी कॉपी में आके समझा पा रहा हूँ। ट्रस्ट में मैं यहाँ पर ये देखने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं बोर्ड में लिख सकता हूँ कि नहीं। मेरे को पता है मैं लिख लेता हूँ, हो गया थोड़ा टाइम लिखते लिखते आ जाता है इतना। मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आया हूँ कि आपको बात समझ में आती है नहीं, और आप भी यहाँ पर इसीलिए हो कि मेरे को समय से बात समझ में आ जाए। तो एजेंडा हम दोनों का क्लियर है। हमारा एजेंडा ये है कि हमको पता है कि हम एप्टी कर लेते हैं, लेकिन हम फिर भी क्लास में हैं। क्यों है? क्योंकि वो एप्टी हमें समय से पूरा करना है, जल्दी पूरा करना है। ठीक है। दूसरा वाला प्रॉमिस, कि जब मैं ये सोच कर आपको पढ़ा रहा हूं कि आपकी सारा का सारा एप्टी और मैथ्स में क्लासरूम में करवा दूंगा, तो आपको भी यही सोच कर क्लास अटेंड करनी है कि सारा का सारा एप्टी और मैथ्स मेरे को सर के साथ कर लेना है। मतलब ये सोच भी चलती है बच्चों के दिमाग में कि सर आप अभी क्या कीजिए कि बता दीजिए, मैं घर जाके करता हूँ।
अभी लिख लेता हूँ, घर जाके बना लूंगा नोट्स। तो मेरा जवाब यह है, तुम खुद जानते हो ना कि घर जाके वो करने वाला दिन कभी आ नहीं पाया था। जो हुआ था उस टाइम हो गया था, फिर हम सोचते थे करना है करना है करना है, और करने 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 चक्कर में आज तक कभी हुआ ही नहीं। तो मेरी आपको सलाह ये है कि जैसे लोग ना जिम अटेंड करते हैं, जिम जाते हैं कुछ लोग, तो अगर जिम जाते हैं तो वो क्या करते हैं वहां जाते के, कोई ट्रेनर होते हैं वो बताते हैं कि भाई 10 पुशअप मारने हैं या 30, 10 10 के 3 सेट मारने हैं। तो पूछता है भाई इंसान ये किस तरीके से मार रहे हैं, तो ट्रेनर जो है वो पुशअप मार के बताता है। तो जैसे वो ट्रेनर पुशअप मार के बताता है, तो हम ट्रेनर को ये बोलते हैं क्या कि अच्छा बता दिया, अब मैं घर जाके मारता हूँ। ये होता है क्या? वहीं फटाफट वर्कआउट किए और फिर घर चले, और क्या, दिन भर की हो गई एक्सरसाइज। तो जैसे कोई इंसान जो है जिम अटेंड कर रहा है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, आप बच्चों को क्लास अटेंड करनी है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए। और यहीं पर ही मेरे साथ पढ़ाई करके जाना है बस। आइडिया क्लियर हो गया? तो फर्स्ट डे है हमारा, हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन है। तो मैं चाहता हूँ आपको ये वाली बात सबसे पहले क्लियर रहे कि मैं ना एक सोच से पढ़ा रहा हूँ। वो मेरी सोच है कि आपका मैथ्स और एप्टी यहीं इसी क्लास में मेरे साथ हो जाए। आपकी भी सोच यही होनी चाहिए कि यहीं इसी क्लास में मैथ्स और एप्टी मेरे सर के साथ बस हो जाए। ठीक है? दिवाली के पहले पहले आप बच्चों का मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद आपको रिवीजन के लिए अच्छा खासा समय मिल जाएगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको मैथ्स और एप्टी को लेकर कोई ऐसा कोई कोर डाउट हो? दे मे आस्क, एल्स आई विल स्टार्ट। कोई भी ऐसी क्वेरी हो गेट एग्जाम को लेकर?